हेलो, वेलकम, नमस्कार। एडवांस एग्रीकल्चर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बैगन की उन्नत सफल खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और आज की वीडियो में हम बताएंगे ब्रिंजल फार्मिंग A to Z प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक उन्नत किस्मों के बारे में, कब कौन सी खाद देनी चाहिए, अधिक उपज, उत्पादन, प्रोडक्शन और संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको जानकारी काफ़ी ज्ञानवर्धक मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैगन की सफल खेती करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण टॉपिक। हम बात करेंगे उन्नत समय, टेम्परेचर, मिट्टी, जलवायु और सिंचाई। इसके अलावा उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे, पौधे से पौधे की दूरी और खेत तैयार, ड्रिप, मल्चिंग पेपर, वेंचुरी, वेड और बेसल डोज के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम डिटेल से विस्तार से जानेंगे खाद, कीट नियंत्रण, दवाई का शेड्यूल। इसके अलावा फंगिसाइड और वायरस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो हमको क्या काम करना चाहिए। इसके अलावा जैविक ऑर्गेनिक खाद के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा स्प्रे, ड्रिप चलाना, देख रेख और प्रिवेंटिव स्प्रे। यदि आप साधारण खेती कर रहे हैं तो खाद देने का सही तरीका और वह सभी जानकारी जो आवश्यक है बैगन की खेती करने के लिए। यह सभी जो जानकारी है आपको डिटेल के साथ, विस्तार के साथ, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन यदि आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो सफल होने का बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत ही सही तरीका है। तो हम अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। गहरी जुताई करा के 2 से 3 ट्राली पकी हुई गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर कर अंतिम जुताई के समय 2 से 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आती है पाउडर फॉर्म वाली, पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए आपका खेत तैयार हो गया। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत समय। बरसात के लिए आप जून, जुलाई, अगस्त मंथ पर आप खेती कर सकते हैं और इसके अलावा गर्मियों के लिए आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीना पर खेती कर सकते हैं। यह समय और यह नियम सभी राज्यों में लागू नहीं होता है क्योंकि मौसम जलवायु पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान। तो बैगन की खेती ठीक तरीके से फल फूल के लिए, ठीक तरीके से ग्रोथ, प्रोडक्शन के लिए इसका जो टेम्परेचर देखा गया है वो देखा गया है न्यूनतम टेम्परेचर होना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस और इसके अलावा अधिकतम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए। यदि इससे कम या फिर ज़्यादा होता है तो हमारी फसल ठीक तरीके से उपज उत्पादन नहीं होता है। अधिक तापमान होता है तो फल फूल नहीं टिकते हैं, नहीं आते हैं। और इसके अलावा कम तापमान होता है या फिर अधिक ठंड हो जाती है तो तुषार लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बैगन के लिए मीडियम तापमान, टेम्परेचर होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल। यदि आप लंबी खेती करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग है, या फिर मिट्टी का पीएच, मिट्टी में कितनी दम है, खाद की मात्रा को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए। जैसे मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार खेती के लिए भी मिट्टी, खाद और सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब हमारे किसान भाई कहेंगे कि हमारे पास मिट्टी भी है, खाद भी है और सिंचाई भी है, तब भी हम कैसे सफल हों। तो बैगन की खेती, न केवल बैगन की खेती में सफल होना बल्कि किसी प्रकार की खेती यदि आप कर रहे हैं उसमें सफल होना है तो खेती को ही बिजनेस समझिए या फिर खेती में ही बिजनेस आप समझिए। सफल खेती का यह फॉर्मूला है, या 7 बातें यदि आपने समझ ली तो आप ठीक तरीके से फार्मिंग को मेंटेनेंस कर पाएंगे। सबसे पहले बिजनेस यानी व्यापार। खेती में यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी 7 बातों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला नियोजन यानी प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा नीति यानी पॉलिसी, और उसके बाद संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा बात करते हैं निर्देशन का भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और कंट्रोल यानी नियंत्रण।
इसके अलावा रिस्क भी होती है यानी जोखिम, और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। इन बातों का यदि आप ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं। नियोजन का जो मतलब होता है प्लानिंग का मतलब होता है कि हम खेती कर रहे हैं तो कौन सी टाइमिंग में, ऐसा कौन सा टाइमिंग है, इसकी देखरेख, इसकी प्लानिंग करना कि हमको किस टाइम पर कौन सी खेती करना है। टाइमिंग का नियोजन के माध्यम से काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा नीति यानी रणनीति, पॉलिसी। कुछ भी स्प्रे आप कर रहे हैं ऐसा नहीं है, आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, उसके अनुसार ही आप नीति के हिसाब से ही कुछ भी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। संगठन का जो खेती से जो मतलब है एकत्रित करना, जैसे मजदूर, बीज, खाद और भी अन्य सामग्री को संगठन करना। कहाँ से कौन से सीड्स की आवश्यकता होगी, कहाँ से प्राप्त होंगे, कौन सी खाद, इन सभी का आपको एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं जोखिम। खेती में रिस्क होती है तो आपको जोखिम यानी घाटा वहन करने की आपको क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो खेती को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप सफल होंगे, सक्सेस होंगे। और इसके अलावा कंट्रोल। तो कंट्रोल का जो व्यापार से अर्थ लिया गया है नियंत्रण। जैसे आप कई प्रकार के रोग आते हैं, डिजीज आते हैं, फंगस आते हैं, इल्ली आती हैं, कई प्रकार के ऐसे डिजीज, फंगस आते हैं, सकिंग पेस्ट आते हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए हमने कंट्रोल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा निर्देशन का सही टाइम पर निर्णय लेना और अन्य जैसे निर्देशन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और सब्जी को कहाँ बिक्री करना है इस पर भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। जो नए और युवा किसान होते हैं वह प्रोडक्शन तो निकाल लेते हैं, लेकिन कहाँ बिक्री करना है उसका भी हमको अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि इन बातों का यदि आप ख्याल रखते हैं, इन बातों का 7 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप सफल खेती कर सकते हैं, भले आप कोई सी भी फसल की खेती कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई थोड़ी सी किस प्रकार की आप सफल हो सकते हैं। हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। उन्नत किस्मों के बारे में बात आती है हाइब्रिड वैरायटी। तो जो वैरायटी होती हैं रंग के आधार पर, साइज, जलवायु, मौसम, मिट्टी, लेट फार्मिंग, अर्ली फार्मिंग के अनुसार ही वैरायटी का चयन करना चाहिए। हाइब्रिड वैरायटी का आपको चयन आपकी मिट्टी के हिसाब से, क्लाइमेट्स के हिसाब से, आपके एरिया में कौन सी हाइब्रिड वैरायटी हैं उन्हीं का आपको चयन करना चाहिए। जैसे कि सनग्रो की जो प्रगति हाइब्रिड आती है, जो मीडियम रेंज की भरमा वाली वैरायटी होती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कलश जनक F1 हाइब्रिड ब्रिंजल, यह ब्लैक और मीडियम साइज का बैगन होता है। और इसके अलावा जो VNR का उत्कल F1 हाइब्रिड आता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो काली मिट्टी और पीली मिट्टी के हिसाब से हम लोग इस वैरायटी को लगाते हैं, लेकिन आपको हम रेकमेंडेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट से निर्भर करता है। अब जरूरी नहीं है कि जो आप MP में खेती कर रहे हैं वही आप वेस्ट बंगाल या फिर अन्य राज्यों पर भी वही वैरायटी उत्तम हो, ऐसा नहीं है। बट आप अपने एरिया के हिसाब से बढ़िया और हाइब्रिड उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बीज की आवश्यकता यानी सीड्स की रिक्वायरमेंट पर एकड़। प्रति एकड़ आपको 80 से लेकर 120 ग्राम प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्भर करता है। कई जगहों पर एक एक पौधे की पौधरोपण यानी प्लांटेशन किया जाता है, तो कई स्थानों में 2-2 या फिर 3-3 पौधों की ही पौधरोपाई की जाती है। तो कंडीशन पर निर्भर करता है कि प्रति एकड़ हमको कितनी सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप ड्रिप सिंचाई से खेती कर रहे हैं, बेड बनाकर खेती कर रहे हैं, तो आप एक एक पौधे की पौधरोपाई करें। और यदि आप सिंपल तरीके से खेती कर रहे हैं तो 2-2, 3-3 पौधे की आपको पौधरोपाई करनी चाहिए। यह बात ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बीज उपचार। बीज उपचार करने से क्या फायदे होते हैं? ठीक तरीके से जर्मिनेशन होता है, सही ढंग से अंकुरण होता है, और जो बाद में जब हमारी फसल 50, 60, 70 दिन की होती है तो पौधे सूखने लगते हैं। यदि आप ट्राइकोडर्मा जैव बैक्टीरिया से या फिर धानुका की वाविस्टिन फंगीसाइड से बीज उपचार करेंगे, न केवल अंकुरण ठीक तरीके से हो बल्कि पौधे की प्रारंभिक स्टेज में जो डिजीज आते हैं, फंगस आते हैं, कीट आते हैं, उन पर भी जो पौधा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है और हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप ट्राइकोडर्मा जैव बैक्टीरिया से बीज उपचार आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं नर्सरी तैयार। नर्सरी तैयार कई तरीके से की जाती है भारत में।
सिंपल तरीके से भी आप क्या करें, सिंपल तरीके से भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सिंपल तरीके से नर्सरी तैयार करने के लिए आप क्या करें कि मिट्टी में आधा फीट ऊंची बेड बनाकर गोबर की खाद को बिखेर कर ठीक तरीके से उसमें पोटास को मिक्स करके मिट्टी पर आप बुआई कर दीजिए। ठीक तरीके से सिंपल तरीके से भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप प्रो ट्रे पर भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप पॉली हाउस में भी बेड बनाकर लाइन टू लाइन आप कोकोपीट बिछाकर, कोकोपीट की लेयर बिछाकर कुछ आप इस प्रकार बुआई करके पौधों को लगभग 17 से 18, 20 से 22 दिन पर आप स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं पॉली हाउस में कुछ इस प्रकार। यदि आपको नज़दीक खेतों के आसपास प्लांटेशन करनी है, पौधरोपाई करनी है, तो उसके लिए यह विधि काफ़ी सरल है, सुगम है और आसान है। कुछ आप इस प्रकार यदि आसपास के खेतों पर आप तैयार करते हैं तो आप शेड नेट को खींचकर इस प्रकार भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अलग अलग विधि पर आप अपने हिसाब से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं पौधरोपाई। यदि आप सिंपल तरीके से खेती कर रहे हैं तो दो पौधों की पौधरोपाई करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप बेड पर मल्चिंग ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो आपको एक एक पौधे की पौधरोपाई आपको करनी चाहिए। इसके अलावा जब आप सिंपल तरीके से यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप NPK 12-32-16 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम आपको पोटास लेना, दोनों को मिक्स करके प्रति गड्ढे पर 5-5 से लेकर 10-10 ग्राम आप इन खादों को दीजिए और पौधरोपाई आप कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है, यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो सिंपल तरीके से एक एक पौधे को आप पौधरोपाई कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको NPK 12-32-16 की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान एक बात रखनी है कि जब आप पौधरोपाई कर रहे हैं तो नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा राइजोबियम कल्चर से, जी हाँ, राइजोबियम कल्चर से आपको जड़ों को घोल में डुबा कर आपको पौधरोपाई करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो पौधे का सूखना, पौधे का मतलब ढल जाना या पौधे का मर जाना, यह समस्या आगे चल के नहीं आएगी। यदि आप राइजोबियम कल्चर से ठीक तरीके से घोल में डुबा कर जड़ों को, केवल जड़ों को डुबाना है और उसके बाद पौधरोपाई आपको कर देना है। इसके अलावा बात करते हैं बैगन में सिंचाई। बैगन की जो फसल है उतनी भी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है सिंचाई की, लेकिन हाँ, इसको ठीक तरीके से सिंचाई को मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि बहुत ही ज़्यादा पानी आप देते हैं तो नेमेटोड्स की समस्या आती है। उसके लिए आप बेलम प्राइम नेमेटोडसाइड्स आती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ड्रिप। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिंपल शब्दों में हम आपको बता देते हैं, 16 mm इन लाइन 100 फीट से 1.5 फीट बटन वाली ड्रिप एरीगेशन लगाइए और इसके अलावा 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाइए। और इसके अलावा जो बेड की चौड़ाई है 2 से 2.5 फीट आप बेड की चौड़ाई रखिए, बहुत ही यह बढ़िया सूटेबल रहता है बैगन के लिए। इसके अलावा बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। पौधे से पौधे की दूरी रखना है हमको 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट बहुत है। यदि आप जिग-जैग प्लांटेशन कर रहे हैं सिंपल तरीके से तो आप जिग-जैग प्लांटेशन करें, और यदि आप ड्रिप मल्चिंग कर रहे हैं तो 1 लाइंस पर आप प्लांटेशन करना है, 1 से 1.5 फीट की आपको डिस्टेंस रखना है। इसके अलावा बेंचुरी उसे बोला जाता है जो बाईपास करने के लिए खाद दी जाती है, तो कुल मिला के खाद देने के लिए ही बेंचुरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं ड्रेंचिंग। तो ड्रेंचिंग करना कहाँ जरूरी है? यदि आप ड्रिप मल्चिंग में खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आप पॉली हाउस के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है ड्रेंचिंग। तो ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि स्वस्थ ग्रोथ के लिए हम ड्रेंचिंग करते हैं। कुछ इस प्रकार समझ लीजिए, घुट्टी पिलाते हैं पौधे को। जब हमारा पौधा पौधरोपाई से 1 से 2 दिन का होता है तब हमको क्या करना है, 500 लीटर पानी में आप 500 ml ह्यूमिक एसिड और 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 और उसी के साथ रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड आती है, उसको लेना है 100 ग्राम। इन सभी को मिक्स करके 500 लीटर पानी पर पंप में नोजल को खोलकर या फिर आप प्लास्टिक की जो डिब्बे होते हैं उस पर या फिर गिलास में 50 से लेकर 60 ml 50-50-60 ml के हिसाब से जड़ों के पास आप दीजिए। स्वस्थ ग्रोथ होगी जो प्लांट से ठीक तरीके से जड़ों को पकड़ लेगा। इसके अलावा इसी ड्रेंचिंग को सेकंड ड्रेंचिंग आप दोहरा सकते हैं। जब हमारी पौधरोपाई से 3 से 4 दिन की फसल होती है तो इसी ड्रेंचिंग को, जो हमने फर्स्ट ड्रेंचिंग बताई है, इसी को आप दोहरा सकते हैं।
यदि आपको लगता है यदि सिंपल तरीके से खेती कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है आपको ड्रेंचिंग करने की। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है खाद के शेड्यूल के बारे में, जो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो बैगन की फसल पर जो खाद का हम शेड्यूल बता रहे हैं, ड्रिप सिंचाई में दी जाने वाली खाद का ही हम शेड्यूल बता रहे हैं। जिस प्रकार हम 2-2, 4-4 दिन की अंतराल पर सिंचाई के माध्यम से कम मात्रा पर फर्टिगेशन करते हैं, वही जानकारी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको रेकमेंडेड नहीं करते हैं, क्योंकि फसल कौन से कीट लगे हैं, कौन सी ग्रोथ के लिए कौन सी खाद देनी चाहिए, उसके अनुसार ही फर्टिगेशन करना चाहिए। यानी पहले फसल को देखा जाता है, उसके हिसाब से ही फर्टिगेशन करना चाहिए। तो इस वीडियो पर केवल हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, आप अपने विवेक के हिसाब से खेती कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ड्रिप सिंचाई में दी जाने वाली खाद के बारे में बताएंगे और फिर बात करेंगे कि सिंपल तरीके से जो हमारे किसान भाई बैगन की खेती करते हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट्स, क्या खाद देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पौध रोपाई से। जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से 10वें दिन की होती है, हमको फर्टिगेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। पौध रोपाई से 10वें दिन, और जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। जैसे ही आपकी फसल 10वें दिन की होती है पौध रोपाई से, तो आपको 1 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम आपको NPK घुलनशील खाद दोनों को ड्रिप सिंचाई से देना है। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 13वें दिन की होती है पौध रोपाई से, 1 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई में दीजिए। इसके अलावा पौध रोपाई से 16वें दिन आपको 2 किलोग्राम यूरिया और इसके अलावा 1 किलोग्राम 17-44-00 NPK घुलनशील खाद आती है, इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई में दीजिए। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से हम बात कर रहे हैं 18वें दिन की होती है, 2 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम 19-19-19 NPK घुलनशील खाद के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से दीजिए। इसके अलावा जैसे ही पौध रोपाई से, और सब जो काउंट डाउन हो रहा है पौध रोपाई से ही हो रहा है, पौध रोपाई से जैसे ही हमारी फसल 21वें दिन की होती है 3 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम 12-61-0 इन दोनों को मिक्स करके दीजिए। किसान भाइयों इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 24वें दिन की होती है पौध रोपाई से, 1 किलोग्राम 19-19-19 घुलनशील खाद, 1 किलोग्राम 17-44-0 इस खाद को दीजिए। किसान भाइयों जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से 27वें दिन की होती है, हमको 1 किलोग्राम 17-44-00 NPK घुलनशील खाद, सभी घुलनशील खाद हैं, इसके अलावा 2 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट इन दोनों को मिक्स करके दीजिए प्रति एकड़ की दर से। किसान भाइयों जैसे ही हमारी बैगन की फसल पौध रोपाई से 30 दिन की होती है, 1 महीने की होती है, 1 किलोग्राम हमको घुलनशील खाद NPK 19-19-19 और इसके अलावा 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड को हमको मिक्स करके, जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला आता है 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड और NPK घुलनशील खाद 19-19 इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई में प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा किसान भाइयों पौध रोपाई से जैसे ही हमारी फसल 32 दिन की होती है तो 500 ml केवल ट्राइकोडर्मा जो कल्चर आता है उसको देना है। इसके अलावा किसान भाइयों जैसे ही हमारी बैगन की फसल पौध रोपाई से 35वें दिन की होती है, 1 किलोग्राम हमको NPK घुलनशील खाद 0-52-34, 1 किलोग्राम 13-40-13 घुलनशील खाद दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से दीजिए। जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से 38वें दिन की होती है, 500 ml लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट और उसी के साथ 2 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 को दीजिए। जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से 42वें दिन की होती है, 17-44-0 2 किलोग्राम यूरिया इन दोनों को मिक्स करके दीजिए प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से। इसके अलावा जैसे ही हमारी बैगन की फसल पौध रोपाई से 46वें दिन की होती है, 19-19-19 2 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम दीजिए। जब हमारी फसल 50वें दिन की होती है, 0-52-34 2 किलोग्राम देना है प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से
55 दिन की होती है 05234 2 किलोग्राम। एग्रोमेन माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके देना है प्रति एकड़ वेंचुरी ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। एक बार मैं और बीच में बोलना चाहता हूं कि जो जानकारी दे रहे हैं पौध रोपाई से बात कर रहे हैं और आपको प्रति एकड़ ड्रिप में दी जाने वाली खाद के बारे में बता रहे हैं। हम बार बार एक ही वर्ड रिपीट नहीं कर सकते। इसके अलावा 60वें दिन हमको क्या करना है, अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट आपको देना है 3 किलोग्राम, दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ दीजिए। लगभग जब हमारी बैगन की फसल पौध रोपाई से 65वें दिन की होती है 1261 2 किलोग्राम। बाइट पोटास जो घुलनशील खाद आती है, बाइट पोटास की बात कर रहे हैं हम, एमओपी की बात नहीं कर रहे हैं। जो बाइट पोटास घुलनशील खाद आती है 2 किलोग्राम और 1261 2 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे हमारी बैगन की फसल 70 दिन की होती है पौध रोपाई से, तो 18-24-6 एनपीके घुलनशील खाद को हमको 2 किलोग्राम और साथ ही 13-0-45 को 2 किलोग्राम, इन दोनों खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से दीजिए। जैसे ही हमारी फसल 80 दिन की होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल 90 दिन की होती है 05234 3 किलोग्राम, इसके अलावा 0050 3 किलोग्राम, इन दोनों खाद को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से दीजिए प्रति एकड़। इसके अलावा किसान भाइयों, जब हमारी बैगन की फसल पौध रोपाई से लगभग 100 दिन की होती है तो 13-0-45 हमको 3 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजर्स आती है 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ दीजिए। जब हमारी फसल 120 दिन की होती है अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट हमको लेना है 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके हमको प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से देना है। किसान भाइयों, जब हमारी बैगन की फसल 125वें दिन की होती है ह्यूमिक एसिड जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला आता है 1 किलोग्राम, बोरॉन जो B20 आता है 250 ग्राम, दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास ड्रिप सिंचाई से दीजिए। इसके अलावा ड्रिप में दी जाने वाली खाद का ही शेड्यूल चल रहा है। जब हमारी फसल 130वें दिन की होती है सल्फर जो 90% WDG फॉर्म वाली आती है 3 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ दीजिए। जब हमारी फसल 135वें दिन की होती है 0050 3 किलोग्राम दीजिए। इसके अलावा 140वें दिन हमको देना है 17-44-00 3 किलोग्राम घुलनशील खाद को और व्हाइट पोटास को 3 किलोग्राम, घुलनशील खाद को 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके हमको प्रति एकड़ देना है 140वें दिन। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे ही बैगन की फसल पौध रोपाई से 150 दिन 150वें दिन की होती है केवल हमको ट्राइकोडर्मा 250 ml लिक्विड फॉर्म वाला देना है 250 ml ड्रिप सिंचाई से प्रति एकड़। जब हमारी बैगन की फसल 160वें दिन की होती है अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दीजिए। जब हमारी बैगन की फसल 170वें दिन की होती है 13-0-45 3 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 किलोग्राम जो खाद आती है, इन दोनों को मिक्स करके 170वें दिन की जब फसल होती है दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी बैगन की फसल 180 दिन की होती है तो अंतिम खाद हमको 0050 3 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप की सिंचाई से आप दे सकते हैं। अब निर्भर करता है कि हमारी मिट्टी में कितना दम है, हमारे पौधे पर कितनी रिक्वायरमेंट है फर्टिगेशन की, उसके अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। अब कई किसान भाई क्या करते हैं कि एक हफ्ते पर ड्रिप चलाते हैं खाद को, और कई किसान भाई क्या करते हैं कि रोजाना ड्रिप की सिंचाई से खाद देते हैं। कई किसान भाई 5-5 दिन के अंतराल पर। तो कुल मिला के बात ये है क्वांटिटी को कम करें हैं, 1-2 किलोग्राम को हम हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर 5 दिन के अंतराल पर हम खाद दे रहे हैं तो रूटीन बना रहता है और जो उपज उत्पादन है हमेशा एक सा मिलता रहता है। तो इस फर्टिगेशन से हो सकता है कि किसान भाई बिल्कुल भी संतुष्ट ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप ड्रिप, मल्चिंग, टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं तो ही आप कुछ इस प्रकार फर्टिगेशन करना चाहिए। किसान भाई, हम इस फर्टिगेशन में एक ही बात कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप सॉइल टेस्ट करा लीजिए, pH पता कर लीजिए और उसके अनुसार ही आप
फर्टिगेशन करना चाहिए, आपकी फसल पर कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कितनी कमी है, उसके अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन फर्टिगेशन में सवाल ये उठता है कि कई किसान भाई जब ड्रिप मल्चिंग पेपर में खेती कर ही नहीं रहे हैं, सिंपल तरीके से खेती कर रहे हैं, तो उनको किस प्रकार खाद देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, तो उसकी भी जानकारी आपको स्प्रे शेड्यूल के बाद मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीट नियंत्रण टॉनिक का, फंगीसाइड का संपूर्ण शेड्यूल बताने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग बताएंगे तो लंबी हो जाएगी, इसलिए बता दे रहे हैं कि कौन से दिन आपको कौन सी स्प्रे करना है। उसके अनुसार ही आप, निर्भर करता है कि आपकी फसल पर किस प्रकार की कीट है, उसके अनुसार ही आपको स्प्रे करना चाहिए। तो बैगन की फसल पर जैसे तना छेदक, फल भेदक, थ्रिप्स, एफिड्स, चेसिड्स, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, इसके अलावा मकड़ी और जड़ों को काटने वाले कीट, इल्ली, सेमी लूपर्स, कैटरपिलर, तंबाकू इल्ली और कई प्रकार के बग्स, कई प्रकार के कीटों का प्रकोप, सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा फंगस का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है, प्लांट ग्रोथ का और टॉनिक का संपूर्ण का हम स्प्रे शेड्यूल बता रहे हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, यदि आपको पसंद आए तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और स्प्रे शेड्यूल भी हम स्टार्ट करते हैं। जब पौधरोपाई से 10वें दिन की होती है हमारी फसल, तो हमको स्प्रे चालू कर देना चाहिए। जानकारी प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है और 1 एकड़ पे 150 से 200 लीटर ही आपको पानी लेना चाहिए। जैसे ही 10वें दिन की आपकी फसल होती है पौधरोपाई से, तो फर्स्ट स्प्रे रोगोर जो आती है इंसेक्टिसाइड 200 ml और नूबान 200 ml दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में स्प्रे करें। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी बैगन की फसल पौधरोपाई से 20वें दिन की होती है, सेकंड स्प्रे हमको करना है सिजेंटा कंपनी की पॉलीट्रिन 10% EC 200 ml और नूबान 200 ml। इन दोनों सस्ते और मीडियम रेंज के कीटनाशक को स्प्रे आप कर सकते हैं। हम पहले स्टार्टिंग में मीडियम रेंज के कीटनाशक बता रहे हैं जो काफ़ी सूटेबल हैं और स्टार्टिंग में कम प्रकोप देखने के लिए मिलता है कीटों का। तो जब हमारी फसल 1 महीने की होती है, पौधरोपाई से 30वें दिन हमको क्या करना है, थर्ड स्प्रे करना है। बायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड को लेना है केवल और केवल 80 ml। बायोवीटा लिक्विड ले रहे हैं जिससे ग्रोथ ठीक तरीके से हो 150 ml। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ स्प्रे करें। किसान भाइयों, इसके अलावा जैसे ही हमारी बैगन की फसल 40वें दिन की होती है, फोर्थ स्प्रे हमको करना है प्रोफेक्स सुपर 250 ml, यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड 200 ग्राम और फेंटा प्लस टॉनिक को 80 ml। इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ स्प्रे कीजिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर। यदि बरसात की ऐसी उम्मीद लग रही तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारी बैगन की फसल पौधरोपाई से 50वें दिन की होती है, हमको फिफ्थ स्प्रे करना है। 5वें स्प्रे पर हम बायर कंपनी की ओबेरॉन या फिर किसी भी एक मकड़ी नाशक को ले सकते हैं 70 ml और उसी के साथ एम्प्लीगो सिजेंटा कंपनी की 60 ml दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 120, 150 या फिर 200 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं जब हमारी फसल पौधरोपाई से 60वें दिन की होती है तो 6 स्प्रे करना है। 6वां स्प्रे पर हम ले सकते हैं टाटा रैलीज की समिट इंसेक्टिसाइड 125 ml और सिजेंटा कंपनी की कवच फंगीसाइड 300 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल 70 दिन की होती है पौधरोपाई से, तो 7वां स्प्रे हमको करना है डाउ की डेलीगेट 150 ml और उसी के साथ डाउ एग्रोसाइंस की ह्यूमिक एसिड आता है जो ह्यूमिसेल 250 ml दोनों को मिक्स करके स्प्रे करें। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल बैगन की 80 दिन की होती है, 8वां स्प्रे हमको करना है सिजेंटा कंपनी की कराटे जिसमें लैम्डा साइलोथ्रीन है 5% EC 250 ml और नूबान इंसेक्टिसाइड जिसमें डाइक्लोरोबॉस 76% EC 300 ml दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। जब हमारी फसल 90 दिन की होती है तो टाटा की समिट आती है 150 ml लेना है और फेंटाक प्लस टॉनिक 100 ml दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। किसान भाइयों, जैसे हमारी बैगन की फसल 100वें दिन की होती है, 100 दिन की होती है, तो हमको क्या करना है कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड 250 ग्राम और बायोवीटा को 200 ml दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। किसान भाइयों, जैसे हमारी बैगन की फसल 110वें दिन की होती है, एफएमसी की बेनिबिया इंसेक्टिसाइड को 150 से 180 ml,
यूपीएल कंपनी की साफ को 400 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे यदि आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, जब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो, जब हमारी फसल 125वें दिन की होती है तो बायर कंपनी की फेम को 50 ml केवल स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल 145वें दिन की होती है, एम्प्लीगो सिजेंटा कंपनी की 80 ml और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड को आपको लेना है 400 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें सिलिकॉन चिप को मिलाकर। इसके अलावा किसान भाइयों, जब हमारी बैगन की फसल 170वें दिन की होती है तो ह्यूमिक एसिड 250 ml और बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 120 ml इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे हमने बताया है, बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड, एम्प्लीगो, इसके अलावा बायर कंपनी की फेम और जो टाटा रियलिटी, समिट, डव एग्रोसाइंस की डेलीगेट और भी जो हमने आपको दवाइयाँ बताई हैं, इनके जो रिजल्ट हैं बैगन की फसल पर मुख्य रूप से तना छेदक, फल भेदक, थ्रिप्स, सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलती है इल्ली की मिलती है, और जो फल को खाने वाले कीट होते हैं, इल्ली होती हैं, फ्रूट बोरेट होती है, उसको नियंत्रण लंबे समय तक यह जो डोज हमने बताया है इनका आप स्प्रे करेंगे तो लंबे समय तक। बीच बीच में हमने टॉनिक का इसलिए स्प्रे करा क्योंकि फल फूल की झड़ने की समस्या, फल फूल ना आने की समस्या, ग्रोथ ना होने की समस्या, यह समस्या देखने के लिए मिलती है। तो यह स्प्रे आप करेंगे तो लंबे समय तक आप अपनी फसल को स्वस्थ रख पाएंगे और लंबे समय तक प्रोडक्शन ले पाएंगे। और निर्भर करता है कि किस प्रकार की परिस्थिति है, उसके अनुसार ही हमको स्प्रे करना चाहिए। ओके, ये हो गया जो स्प्रे का पूरा शेड्यूल कंप्लीट। इसके अलावा बात करते हैं साधारण जो खेती की जाती है उसके लिए खाद का शेड्यूल क्या है। तो उससे आपको यूरिया के साथ 15-15 दिनों के अंतराल पर, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम, 15 दिन बाद अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम, 15 दिन बाद सागरिका दानेदार, 15 दिन बाद 4 किलोग्राम, 0050 4 किलोग्राम, 052 34 4 किलोग्राम, इसके अलावा वाइट पोटाश 4 किलोग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट, इन खादों को 15 दिन में एक बार, एक खाद को फिर 15 दिन के अंतराल पर दूसरी खाद को, सबको एक साथ नहीं, एक एक खाद को यूरिया के साथ मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट परिणाम मिलेंगे। 15-15 दिनों के अंतराल पर कोई एक खाद को, जैसे अमोनियम सल्फेट आपने ले लिया, फिर 15 दिन बाद आप दूसरी खाद दीजिए, सागरिका या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। इन खादों को बदल बदल कर आप देते रहिए, बहुत ही आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा यदि आप साधारण खेती कर रहे हैं तो। और सिंपल तरीके से हमने शेड्यूल बता दिया, और टपक सिंचाई से आपको ठीक तरीके से उस प्रकार आप ड्रिप सिंचाई से दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बैगन की फसल पर आवश्यक और अनिवार्य जो कौन सी बातें हैं। मिट्टी की जांच जरूर कराएं। इसके अलावा खाद और दवा का शेड्यूल एंड स्प्रे का जो शेड्यूल है निर्भर करता है कंडीशन पर, फसलों पर, मिट्टी पर। तो डिपेंड करता है कि आपकी फसल क्या खाद की ज़रूरत है, आवश्यक पोषक तत्वों की किसकी कमी है, उसके अनुसार फर्टिगेशन करना चाहिए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम आपको खाद और दवाइयों का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं करते हैं, रासायनिक हो या फिर ऑर्गेनिक खाद हो, आवश्यकता अनुसार ही हमको प्रयोग करना चाहिए। कुछ ऑर्गेनिक का भी आप इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि केवल रासायनिक नहीं, कुछ ऑर्गेनिक खादों का भी इस्तेमाल करना चाहिए जो हम आगे बताने वाले हैं। कीट का प्रकोप हो तभी आपको स्प्रे करना है। कम से कम लागत पर आप बैगन की खेती करें। अपने ज्ञान, विवेक और अनुभव का इस्तेमाल जरूर करें। 100 बात की एक बात यह है कि आवश्यकता अनुसार ही हमको एक्शन लेना है, आवश्यकता अनुसार ही हमको फर्टिगेशन करना है और आवश्यकता अनुसार ही हमको खाद का शेड्यूल, सिंचाई यानी देख रेख पर निर्भर करता है। इसके अलावा बात करते हैं ऑर्गेनिक खेती। तो जैसे मठा की जो लस्सी होती है उसका स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल, नीम जल, गौमूत्र, बेस्ट डिकम्पोजर, सागरिका, बायोबीटा, माइकोराइजा, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा, एजोटोबैक्टर, चावल से बनाया गया ह्यूमिक एसिड। तो इनको भी आप समय समय पर जो ऑर्गेनिक है, यदि इसको डीपली और समझाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यदि आप ड्रिप सिंचाई से खेती कर रहे हैं तो आपको पता है कि थोड़ी सी लागत लगेगी, लेकिन आपको प्रोडक्शन उत्पादन भी अधिक मिलता है, मार्केटिंग अधिक मिलता है और जो फसल की जो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन हमको मिलता ही रहता 7-8 महीने तक, और सिंपल खेती करने से ज़्यादा फायदा उस हिसाब से नहीं हो पाता है। लेकिन सिंपल तरीके से यदि आप खेती कर रहे हैं तो उसका भी हमने फर्टिगेशन बता दिया। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ कि आवश्यकता अनुसार ही फर्टिगेशन करना। जैसा हमने बता दिया ऐसा आप मत कर लेना, आप अपने हिसाब से ही करना, अपने विवेक अनुभव का इस्तेमाल जरूर कर लेना। स्प्रे में भी आप जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, टॉनिक हैं, आप उन्हीं में छांटकर स्प्रे कर लेना। अब कुछ जैसे अमेज़न पर कुछ दवाइयाँ शायद अवेलेबल होंगी तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो अमेज़न पर अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको बैगन की यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगती है तो अन्य किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं कुछ और ज्ञानवर्धक इंपोर्टेंट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।